हेलो गाइस। सो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा कि युनचे की फाइट होने वाली होती है मुये से, लेकिन तभी वहाँ पे आके उसको सी कोंग रोकने की कोशिश करता है। लेकिन उसके बाद वहाँ पे तुरंत ही एल्डर्स भी आ चुके थे और वाइस प्रेसिडेंट भी उनके साथ में होते हैं, जिसे देख के सब लोग कुछ देर के लिए रुक जाते हैं। और हम देखते हैं कि दोनों ही एक दूसरे को देख रहे थे कि शायद से कोई प्लान बना के आए हैं ये दोनों। उसके बाद हम देखते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट तुरंत ही युनचे के पास बढ़ते हैं और कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी पर्सनैलिटी और तुम्हारा ऑरा काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेंट है एंड तुम फाइट करने के लिए कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड भी लग रहे हो मुझे। लेकिन फ़िलहाल मैं तुम्हें यही सलाह दूंगा कि तुम्हें फ़िलहाल इस टाइम पे फाइट नहीं करनी चाहिए और ख़ुद को किसी भी तरीके के ट्रबल में नहीं डालना चाहिए। तुम एक ब्रेव लड़के हो और करेजियस भी हो, लेकिन तुम्हारी स्ट्रेंथ इतनी नहीं है कि तुम फ़िलहाल मुई के साथ में फ़ाइट कर सको। एंड तुमने अगर इसके साथ में फ़ाइट करने की कोशिश भी की तो फिर ये तुम्हें अच्छा खासा ट्रीटमेंट दे देगा। और मैं तुम्हें एक बात और बता दूं, अगर तुम मुई से आज हार गए तो फिर हम तुम्हें अपने इनर डिसाइबल के तौर पे कभी भी चूज़ नहीं करेंगे। तो बताओ क्या तुम अभी भी इसके साथ में फ़ाइट करना चाहते हो? तभी वो कहता है कि हाँ बिल्कुल मैं इसके साथ में फ़ाइट करूँगा। मुई हंसने लग जाता है और कहता है कि हाँ हाँ ठीक है, अगर मैं हारा तो फिर ठीक है, मैं भी इस जगह को छोड़ के चला जाऊँगा। लेकिन हम देखते हैं कि सीनियर मास्टर कहने लग गए थे कि अब चलो वक्त डिसाइड हो ही चुका है कि 3 महीने बाद तुम लोग एक जगह पे जाके फ़ाइट करोगे, तो फिर ये देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन ये बात याद रखना, अगर एक बार तुम गए तो फिर हम तुम्हें कभी भी वापस नहीं आने देंगे इस इनर पैलेस के अंदर। जिसके बाद वो कहते हैं क्यों ना इस चैलेंज को थोड़ा और एक्साइटिंग बनाया जाए। आज से मैं तुम्हें अलाउ कर रहा हूँ कि तुम इस जगह के आउटर एरिया के अंदर और इनर एरिया के अंदर आराम से फ्रीली जा आ सकते हो एंड तुम्हें यहाँ पे कोई भी नहीं रोकेगा। और ये तुम्हें अपॉर्चुनिटी मिलेगी 3 मंथ्स के लिए, जब तक तुम अपने चैलेंज को पूरा नहीं कर लेते। जिसके बाद सभी लोग काफ़ी ज़्यादा बातें बना रहे होते हैं और मुई को तो गुस्सा ही आ जाता है कि आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा है, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी युनचे को कैसे मिल गई। जिसके बाद प्रिंसेस कहती है कि तुम्हें तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है युनचे, और मुझे लगता है कि अगर आज तुम इस शिंगवे चैन फेंग के अंदर एंटर ना करते तो शायद से तुम्हें ये इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। तुमने अच्छा ही किया उसके साथ फाइट का कह के, और अब मुझे लग रहा है कि तुम इस जगह की ग्लोरी को बढ़ाओगे। जिसके बाद वो सीकोंग को कहते हैं कि सीकोंग अब तुम युनचे को यहाँ से ले जाओ एंड हमारी जो इनर पैलेस है उसे दिखा देना और इसको थोड़ी बहुत हेल्प भी करो ताकि फाइट के अंदर अच्छे से अपना परफॉर्मेंस दे सके। जिसके बाद दोनों ही लोग वहाँ से निकल जाते हैं और सभी लोग उनको ग्रीट करते हैं। जिसके बाद हम मुई को देखते हैं जो कि गुस्से में युनचे को देखता हुआ भड़कता हुआ वहाँ से निकल जाता है। और फिर सी कोंग कहता है कि युनचे तुमने अच्छा नहीं किया, तुमने अपने आप को लाइफ एंड डेथ सिचुएशन के अंदर डाल लिया है। तभी युनचे कहता है कि जब तक ज़िंदगी के अंदर इस तरीके की सिचुएशन नहीं आती तब तक मोटिवेशन ही आती ही नहीं है लाइफ के अंदर, और मुझे तो लगता है कि सब कुछ बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है। तभी सी कोंग उसकी फिक्र करते हुए कहता है कि वैसे भी अब बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है कुछ और करने के लिए, चलो अब मेरे साथ में तुम्हें इस जगह की थोड़ी और चीज़ें दिखाना चाहूँगा ताकि तुम्हें अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए थोड़ा बहुत मौका तो मिल ही जाए और तुम्हें पता हो कि आगे करना क्या है। जिसके बाद युनचे भी उसके पीछे निकल पड़ता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं युन को जो कि अपने फादर के पास में बैठी हुई थी। उसके पिता की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रही होती है और वो उन्हें देख के बहुत ज़्यादा परेशान भी थी। और वो कहती है कि फादर आप इतने वक्त से इन सभी चीज़ों से लड़ रहे हैं और मास्टर गू ने तो पर्सनली आके आपकी बीमारी को ठीक करने की कोशिश की थी और आपको ट्रीट भी किया, लेकिन फिर भी मुझे नहीं लग रहा कि आपकी कंडीशन के अंदर कोई भी सुधार आया है। तभी वहाँ पे हम देखते हैं कि बाहर से खड़ा हुआ बंदा कहता है कि प्रिंस अंदर आ रहे हैं अपने पिता से मिलने के लिए। उसका नाम सुनते ही एल्डर मास्टर को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और युन को भी। एल्डर मास्टर तो उसे कह देते हैं कि उस नालायक को यहाँ से दफ़ा करो, उसे अंदर आने भी मत देना, मैं उसकी शक्ल एक बार फिर से नहीं देखना चाहता, चलो उससे कह दो कि यहाँ से निकल जाए। लेकिन इतनी देर में हम देखते हैं कि हुआंग वहाँ पर एंट्री कर लेता है और कहता है कि फादर अभी तो आपकी तबीयत ख़राब है लेकिन फिर भी आप गुस्सा करने से बाज नहीं आ रहे, इससे तो आपकी तबीयत और भी ज़्यादा ख़राब होगी। युन भी उसको गुस्से से देख रही होती है और यहाँ पे हुआंग कहता है कि अरे वाह सिस्टर, आप भी आज वापस आ चुकी हैं, आपको देख के तो मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई, इतने महीनों से आप थी कहाँ, आपको पता भी है मैंने आपको कितना ज़्यादा मिस किया इस बीच। लेकिन हम देखते हैं कि उसके फादर कहते हैं कि बस बास्टर्ड कहेंगे चुप हो जाओ, जब मैंने तुम्हें मना किया कि तुम इस जगह के अंदर नहीं आ सकते तो मेरी परमिशन के बिना अंदर आने वाले तुम होते कौन हो।
तभी वो कहता है कि फादर आप कुछ ज़्यादा ही गुस्सा कर रहे हैं, मैं आपका सन हूँ एंड मुझे नहीं लगता कि अगर मुझे अपने फादर से मिलना है तो मुझे किसी तरीके की किसी परमिशन की ज़रूरत है, और मैं फ़िलहाल इस जगह पे एटिकेट की परवाह तो बिल्कुल भी नहीं करने वाला। मैं आपका सन हूँ एंड मुझे इतना हक तो दिया जाना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि उसके फादर गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि जब तक मेरे अंदर मेरी लास्ट ब्रेथ भी बाकी है मैं तुम्हें इस जगह के अंदर एंटर नहीं करने दूंगा, और ना ही मैं तुम्हें अपना थ्रोन पास करूंगा क्योंकि तुम इसे डिज़र्व नहीं करते। लेकिन तभी हुआंग हंसने लग जाता है और कहता है कि फादर आप कैसी बात करते हैं, मैं इस जगह का प्रिंस हूँ और ये नेचुरल सी बात है कि आपका थ्रोन मुझे ही मिलेगा, ना कि हमारी सिस्टर। वैसे भी वो तो इतनी पावरफुल है भी नहीं। ये सुनते ही वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करते हैं और खड़े होते हुए उसको कहते हैं कि बस चले जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मैं तुम्हारी जान ले लूँ तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन हुआंग हंसने लग जाता है और कहता है कि फादर ऐसा लग रहा है कि आजकल आप कुछ ज़्यादा ही भड़क रहे हैं, आपकी तबीयत ख़राब है, आपको ध्यान रखना चाहिए, कहीं इसी चक्कर में ऐसा ना हो कि आपकी हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो जाए। मैं एक रियल प्रिंस हूँ और मैं डिज़र्व करता हूँ इस थ्रोन को, और मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहूँगा कि कोई मुझसे इस तरीके से बात करे या फिर मेरे ऊपर किसी तरीके का कोई सवाल उठाए। जिसके बाद उसके फादर उसको एक बार फिर से गाली देते हैं और कहते हैं कि चले जाओ यहाँ से, मैंने कहा ना चले जाओ। जिसके बाद ही उनको भी गुस्सा आ रहा था, लेकिन हुआंग को इस बात की कोई परवाह नहीं होती कि उसके पिता की तबीयत खराब हो रही है, और वो आगे बढ़ता जाता है और कहता है कि मैं तो सही बोल रहा हूँ आपको, लेकिन आप पता नहीं क्यों मेरी बात नहीं मानते फादर एम्परर। जिसके बाद ही उनको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो आगे बढ़ते हुए कहती है कि ब्रदर ऐसा लग रहा है कि आप फादर को ऐसे ही मार डालेंगे, उन्हें इतने ज़्यादा बातें सुना सुना के, प्लीज़ यहाँ से चले जाइए इससे पहले कि उन्हें और भी ज़्यादा गुस्सा आए। लेकिन तभी वो कह देता है कि देखो मेरी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात चल रही है और इससे तुम्हारा कोई भी लेना देना नहीं होना चाहिए, और वैसे भी अभी तुम इतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं हो कि तुम मुझसे आके इस तरीके से बात करोगी। लेकिन हम देखते हैं कि उनको और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और वो अपने हाथ बींचते हुए कहती है कि बस करिए ब्रदर, बहुत हो गया है आपका। लेकिन तभी उसका भाई कहने लग जाता है कि अच्छा तो क्या कह रही थी तुम कि मैं रुक जाऊं, लेकिन वो नहीं रुक रहा होता और आगे बढ़ रहा था। यून भी तुरंत ही अपनी स्वॉर्ड निकाल लेती है और उसकी नेक की तरफ को पॉइंट करते हुए कहती है कि मैं आपके ऊपर अटैक भी कर सकती हूँ। उसका भाई थोड़ा डर गया था और पीछे हटता है और कहता है कि ऐसा लग रहा है कि आपको किसी ने मेरे खिलाफ बहुत ही ज़्यादा भड़का दिया है सिस्टर। लेकिन वो एक बार फिर से अपनी स्वॉर्ड को उसके ऊपर पॉइंट करते हुए कहती है कि बस बहुत हुआ आपका, मैंने आपसे मना किया है ना, ऐसे मत करिए। हुआंग हंसने लग जाता है और कहता है कि ऐसा लग रहा है कि अब मुझे आपके साथ में भी डील करने का कुछ ना कुछ तरीका सोचना ही होगा। वेल अभी तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ सिस्टर, लेकिन आपको भी ध्यान रखना चाहिए कि मैं आपसे बड़ा हूँ एंड फादर का थ्रोन एंड फादर की जो रिलेशनशिप है मेरे साथ, उसके बीच में आपको इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये आपकी तो बात है ही नहीं एंड मेरे और फादर के बीच की बात है। जिसके बाद वो वहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद यून वापस से अपने फादर के पास चली जाती है और वो कह रहे होते हैं कि मेरी फैमिली बहुत ही ज़्यादा अनफॉर्चुनेट है, मुझे तो गुस्सा आ रहा है कि आखिर कैसे ये मेरे साथ ऐसा कर सकता है, बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ मैं। तभी यून कहती है कि फादर आप प्लीज़ अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए और मुझे लगता है कि आप बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएंगे। लेकिन वो कहते हैं कि मुझे लग रहा है कि मैंने बहुत ही ज़्यादा गलत किया, मेरी एक डॉटर है लेकिन मैं उसको थ्रोन पास नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैंने ऐसा किया तो फिर तुम एक नई प्रॉब्लम में फंस जाओगी मेरी बेटी, और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता। और मुझे तो ये लग रहा है कि मेरे मरने के बाद हमारी ये चैनफेंग रॉयल फैमिली किसी के हाथों का पपेट बन के ही रह जाएगी, क्योंकि इसको संभालने वाला कोई है ही नहीं। जिसके बाद ही उनको बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा होता है अपने फादर से ये बातें सुनते सुनते, और वो वहाँ पे दुखी होते हुए कह रहे थे कि मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि सब कुछ इतना ज़्यादा बुरा हो जाएगा मेरे साथ, और मैंने इतने सारे एम्परर्स को रिजेक्ट कर दिया, लेकिन मेरा खुद का बेटा ही ऐसा निकला, समझ नहीं आता अब मैं क्या करूँ। तभी वो कहती है कि फादर आप परेशान ना हो और मैं यहाँ पे हूँ, आप मुझे अपना थ्रोन पास कर सकते हैं और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं इस रॉयल फैमिली को आगे तक लेके जाऊं। तभी वो उसे समझाते हुए कहते हैं कि तुम बहुत ज़्यादा सोच रही हो इस बारे में, तुम्हें क्या लगता है कि ये सब कुछ करना इतना ज़्यादा आसान है, जबकि शियाओ फैमिली इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि अगर मुझे कुछ हो गया तो वो लोग तुरंत ही आ जाएंगे मेरी इस जगह के ऊपर अपना कब्जा जमाने के लिए। तो मैं तुम्हें यही सलाह दूंगा कि अगर कोई भी यहाँ पे अटैक करने के लिए आए तो सबसे पहले तुम अपनी जान बचा के यहाँ से भाग जाना, क्योंकि तुम्हारा ज़िंदा रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और लाइफ बहुत अच्छी है इस इम्पीरियल सिटी के बाहर। और अगर तुम ऐसा नहीं करती हो तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा दुख होगा, मैं आराम से मर भी नहीं पाऊंगा। लेकिन तभी यून कहती है कि फादर आप परेशान ना हो, मुझे एक ग्रेट डॉक्टर मिले हैं जो कि खुद को मिरेकल डॉक्टर कहते हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो आपको पूरे तरीके से क्योर कर देंगे। प्लीज़ आप परेशान ना हो, मैं जल्द से जल्द उन्हें यहाँ पर लेके आऊँगी। लेकिन उसके फादर कहते हैं कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि अब मेरी इस इलनेस को कोई क्योर कर सकता है, मेरे पास अब इतना वक्त नहीं है। मैं तुमसे यही कहना चाहूँगा कि बस इन सभी चीज़ों को छोड़ दो और बस तुम आराम से रहो, क्योंकि अब
अब तो मैं इतना ज़्यादा बेकार हो चुका हूँ कि मैं अपना सर भी उठा नहीं सकता हूँ ऊपर को, तो प्लीज़ तुम यहाँ से चली जाना अगर कोई भी प्रॉब्लम आए तो। जिसके बाद वो अपनी लास्ट विश के बारे में बात करने लग जाते हैं और कहते हैं कि आखिर मेरी लास्ट विश भी ऐसे ही रह जाएगी। लेकिन तभी वो कहती है कि फादर, पिछले कुछ महीनों से मैं ट्रेवल कर रही थी वर्ल्ड के अराउंड एंड मैंने एक बहुत ही अच्छे पर्सन को ढूंढा है और मुझे लगता है कि वो इस बैटल के अंदर हमारा नाम काफ़ी ज़्यादा रोशन करेगा और अगर आप उससे एक बार मिल लेंगे तो मुझे लगता है कि आपको वो बहुत ज़्यादा पसंद भी आएगा फादर। लेकिन वो वहाँ पे कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि ऐसा कभी हो पाएगा, क्योंकि इतने टाइम से मैं ये वक्त देख ही नहीं पाया, ये खूबसूरत वक्त कभी भी मेरी लाइफ में नहीं आ पाएगा। लेकिन यून उनको संभालती है और कहती है कि फादर आप परेशान ना हो, मैं जल्द से जल्द उस मिरेकल डॉक्टर को यहाँ पे लाने की कोशिश करती हूँ और मैं वादा करती हूँ कि वो आपको बिल्कुल ठीक कर देगा। जिसके बाद वो वहाँ से निकल जाती है। तो इसी के साथ ये एपिसोड हो जाता है एंड अब देखना ये होगा कि यूनचे वाकई में ठीक कर पाएगा यून के फादर को या फिर नहीं, क्योंकि वो हमेशा इतना ज़्यादा शो ऑफ करता है कि मैं तो वैसे भी एक मिरेकल डॉक्टर हूँ और मैं किसी को भी ठीक कर सकता हूँ। सो आने वाला एपिसोड आई थिंक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है।